प्लास्टिक ईपीआर का असली गेम तब स्टार्ट होता है जब आपको रिजल्ट देना पड़ता है। फाइलिंग, लेबलिंग और पेनल्टी का रिजल्ट। वेलकम बैक टू क्लाइमेटो टीवी। मैं हूं सानी गुप्ता और आज हम आ गए हैं सीरीज़ के फाइनल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एनुअल रिटर्न फाइलिंग, मार्किंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स और अगर कुछ छूट गया तो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की। तो आप रेडी हैं? चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हर साल आपको अपने परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, जिसको आप बोलते हैं एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न में आप इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइप्स की देते हैं। हर स्टेक होल्डर के लिए इंफॉर्मेशन अलग होती है, जैसे कि PIBOs देते हैं प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। तो सबसे पहले हर साल आपको अपनी परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। इसे कहा जाता है EPR एनुअल रिटर्न फाइलिंग्स। सभी स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट डिटेल्स गवर्नमेंट की EPR पोर्टल पर सबमिट करनी होती है। जैसे PIBOs सबमिट करते हैं अपना प्लास्टिक पैकेजिंग कंजम्पशन, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो कि स्टेट वाइज डिवाइडेड होता है, और प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर के दो हेड्स में डिवाइडेड होता है। प्री कंज्यूमर वो वेस्ट होता है जो कि पैकेजिंग बनने के दौरान या फिर मटेरियल पैक होने के दौरान रिजेक्टेड की तरह निकलता है, और पोस्ट कंज्यूमर वो जो आपके कंज्यूमर के हाथ में जाने के बाद वेस्ट में तब्दील होता है। इसके अलावा हम जो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं वो होती है एक्सपोर्ट और रीयूज्ड रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग की। इसके बाद हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं कि हमने हमारी EPR टारगेट फुलफिलमेंट किस तरह की है। इसमें हम बताते हैं कि हमने EPR क्रेडिट किस PWP से लिया है और कितना लिया है, और ये EPR क्रेडिट आप अटैच करते हैं आपके एनुअल रिटर्न्स में। एट लास्ट आप एक एनुअल मेंटेनेंस फी पे करते हैं और अपना एनुअल रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। अगला PWPs गवर्नमेंट को ऑलरेडी डिटेल दे चुके होते हैं परचेज और सेल की ड्यूरिंग देयर कंप्लाइंसेस। इसके बाद एनुअल रिटर्न फाइलिंग पर उन्होंने जितने भी क्रेडिट जनरेट करे हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारी डिटेल एक एनुअल रिटर्न फॉर्म में फिल होती है। आखिरी में एक एनुअल मेंटेनेंस फ़ी पे की जाती है और रिटर्न फाइल होता है। लास्ट सिंप मॉड्यूल में अभी एनुअल रिटर्न का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सामने नहीं आया, हालांकि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड होने वाला है, और जनरली ये बस एक फॉर्म होने वाला है जिसमें सारी ही चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड आपके एनुअल कंप्लाइंसेस सर आएंगी, और एक रिटर्न की फ़ीस जो है वो पे होगी। एनुअल रिटर्न फाइलिंग्स की डेडलाइन PIBOs के लिए 30 जून इन जनरल सर्कमस्टेंसेस होती है, until इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड बाय द अथॉरिटीज़ CPCB और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आपने डेडलाइन मिस करी और आपकी क्रेडिट फुलफिलमेंट भी नहीं हुई है तो इन दोनों चीज़ों का आपका टिकट कटेगा इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का। अगर आप एक PWP हैं और आपका जो सेल है और जो इनवॉइस है वो अगर मैच नहीं होता है पोर्टल पर, तो आपके क्रेडिट रिजेक्ट होंगे और मिस इन्फॉर्मेशन की एक पर्ची कटेगी, अगेन इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की। इसके बाद आता है मार्किंग और लेबलिंग। सो रूल 11 में मार्किंग और लेबलिंग को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया हुआ है, जहाँ पर इट इज मेड वेरी क्लियर इन सब रूल 1 दैट द इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी प्रिंटेड हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जिसके अंदर प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या ब्रांड ओनर का EPR सर्टिफिकेट नंबर, नाम होना ज़रूरी है। अगर आपके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है जो कि सिंगल लेयर प्लास्टिक से बनी है तो उस केस में थिकनेस भी होना ज़रूरी है। सब रूल 1A आया और इसने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को कर दिया बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। कैसे? बाय आइदर यूजिंग QR कोड्स, बार कोड्स और एनी यूनिक नंबर जिसके अगेंस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कहीं पर फाइल्ड है, या फिर आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ये चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं और आपकी मार्किंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है तो उन रूल्स के हिसाब से मार्किंग और लेबलिंग का स्ट्रक्चर जो कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए है वो होना चाहिए। अगर आपके पैकेजिंग के अंदर रिसाइकल कंटेंट होता है तो वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि प्रोडक्ट में कितना % रिसाइकल कंटेंट। साथ ही आपको ध्यान रखना है इंडियन स्टैंडर्ड्स की मार्किंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स का, जहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको एक रिसाइकलिंग लोगो, साथ में उसके अंदर वो नंबर जो मटेरियल का है वो मेंशन करना है। अगर आपका मटेरियल में कोई रिसाइकल परसेंटेज होता है तो और उसके आगे वो रिसाइकल परसेंटेज नंबर डालना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप RPET दैट इज़ रिसाइकल्ड PET के अंदर कुछ पैक कर रहे हैं तो उसके नीचे रहेगा एक लोगो, उसके अंदर रहेगा नंबर 1, नीचे लिखा होगा RPET और आगे लिखा रहेगा 25%। दिस मीन्स कि ये जो बॉटल है या ये जो बकेट है ये 25% रिसाइकल कंटेंट के साथ बनी है। जो QR कोड, बार कोड, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर या फिर यूनिक नंबर की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ एन ऑप्शनल रिक्वायरमेंट। अगर ब्रांड ओनर इस ऑप्शनल रिक्वायरमेंट को ऑप्ट आउट करता है टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन ऑन देयर लेबल्स, they have to ensure that this information is properly
अगेन सबमिटेड टू CPCB ऑन द सेंट्रलाइज्ड EPR पोर्टल, जिसकी प्रोविजन पोर्टल पर जल्द ही आने वाले हैं। अगर बिना प्रॉपर लेबलिंग या मार्किंग के आपका प्रोडक्ट बाजार में जाता है और CPCB की नज़र इस पर पड़ती है, तो ये तय है कि अगेन आप पर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जा सकता है। अब आते हैं इन्वायरमेंटल कंपनसेशन पे। तो नियमों में लिखा है कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन CPCB ने इशू की है और उसी के हिसाब से इन्वायरमेंटल कंपनसेशन आप लोगों पर लगाया जाएगा। ये लगता क्यों है? सो देयर आर मल्टीपल रूल्स जहाँ पर लिखा है कि उनका अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, आप पर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जा सकता है। दिस इंक्लूड्स टारगेट नॉन फुलफिलमेंट, एनुअल रिटर्न नॉट फाइलिंग, मिस रिपोर्टिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, नॉट फॉलोइंग मार्किंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स और एनी अदर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये सभी कुछ कवर्ड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट EC रिजाइन में। हम आज 3 मेजर चीज़ों की बात करने वाले हैं जिसके लिए नोटिस भी ऑलरेडी इशूड है, विच इंक्लूड्स आपका EPR टारगेट नॉन फुलफिलमेंट। अभी EPR टारगेट अगर आप नॉन फुलफिल करते हैं तो उस केस में जो आपके ऊपर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जाता है वो कैटेगरी वाइज डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, कैटेगरी 1 के लिए 2,900 रुपीज़ पर टन, 5,000 रुपीज़ पर टन फॉर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के लिए 7,900 रुपीज़ पर टन की इन्वायरमेंटल कंपनसेशन तय हुई है। ये सिर्फ नॉन फुलफिलमेंट की है। अगर इसके साथ आप एनुअल रिटर्न फाइलिंग भी नहीं करते हैं तो पहले वायलेशन पे 5,000, दूसरे पे 10 और तीसरे पे 20,000 तक का जुर्माना है। इसी के साथ आपकी लगती है लेट फीस और आपके जो एनुअल रिटर्न फाइल होना है वो तो है ही। तो अभी तक हमने कवर किया कि आपको इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लग सकता है नॉन फुलफिलमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग मिस होने पर। तीसरा जो रीज़न हो सकता है वो हो सकता है मिस रिपोर्टिंग या मिस इन्फॉर्मेशन का। जैसे अभी हमने देखा कुछ सालों में कुछ फेक क्रेडिट्स जनरेट हुए क्रेडिट्स पर, और ये जो फेक क्रेडिट्स है इनकी जो EC है वो अगेन वही सेम अमाउंट 2,900, 5,000 या 7,900 एज पर द कैटेगरी है। दूसरा, एक लमसम अमाउंट की पेनल्टी जो कि 5,000 रुपीज़ टू 1 लाख डिफर कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरे एक्शंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि आपका कंसेंट टू ऑपरेट रिजेक्ट कर देना, आपकी फैक्ट्री को बंद कर देना, ये सारे स्टेप्स और ये पूरी पावर CPCB के पास है। अगर आप EC पेमेंट में डिले करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है, जो कि पहले 3 मंथ के लिए 12% के चार्जेस पे रहेगा और उसके बाद 24% के। अगर आप EC पे नहीं करना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप आपके क्रेडिट की फुलफिलमेंट करें। पीबोस जिन्होंने अपना क्रेडिट फुलफिलमेंट मिस किया है, तो ऐसे पीबोस अपना आने वाले टाइम में जब भी ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है उसके बाद भी अपना EC ऑफसेट के मैकेनिज्म से अपना EC ऑफसेट कर सकते हैं बाय प्रोक्योरिंग EPR क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ EC, जो कि नॉन फुलफिलमेंट के लिए लगा है। ये EC भी आपको वापस रिफंड कर दिया जाता है। कितना? अगर आपने ये 1 साल के अंदर आपके क्रेडिट फुलफिल करे हैं आफ्टर डेडलाइन तो 75% आपको रिटर्न आ जाता है। वहीं अगर ये पीरियड 2 साल का हो जाता है तो 60, 3 साल का हो जाता है तो 40% रिफंड, और 3 साल के डिले के बाद कोई रिफंड नहीं आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला तो हमारे ऊपर EC के कोई चांसेस ही ना आए। अगर हमारे पास EC के चांसेस आते हैं और वो नॉन फुलफिलमेंट के हैं तो हम कोशिश करें कि ये ऑफसेटिंग के मैकेनिज्म से पूरा कर दिया जाए ताकि हमारे पास EC का रिफंड भी मिल सके और एनवायरनमेंट को कुछ हार्म भी ना हो। इसके अलावा अगर आपको एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगता है इसके अलावा किसी और भी रीजन की वजह से, तो वैसे केसेस में आप टाइमली EC का पेमेंट कर दें ताकि इस पर आपको हेवी इंटरेस्ट चार्जेस पे ना करने पड़े। और इसी एनवायरमेंटल कंपनसेशन के चार्जेस के हिसाब से होता है तय EPR क्रेडिट्स का प्राइस बैंड, जो कि हमने हमारी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो क्रेडिट्स सेल हो सकते हैं मार्केट में फ्रॉम 2,900 टू मैक्सिमम 7,900 डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। तो सानिया, रिटर्न फाइलिंग का डेडलाइन तो फिक्स होता है, बट ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा इशू किस चीज में आता है? डेटा, डॉक्यूमेंटेशन या पोर्टल इंटरफेस? तो जो आपका सवाल है कि पहले जो आपने सवाल की स्टार्टिंग करी है वो आपने इसी बात से करी कि डेडलाइन फिक्स होती है। रूल्स में डेडलाइन फिक्स है, दैट इज फॉर पीबोस एंड सिम इट इज 30th of June, फॉर PWPs इट इज 30th of April। बट आप इस साल भी देखेंगे और आप हमने पहले भी देखा है, डेडलाइंस जो है वो एक्सटेंड होती है गिवन दैट अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स डज नॉट फाइल देयर रिटर्न बाय डेडलाइन। सिस्टम बिल्कुल नया है, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी पिछले सालों में, तो ऐसा हुआ है कि दोनों सालों में डेडलाइन इवन टिल नेक्स्ट ईयर तक बढ़ी है।
फॉर Yeah. पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो एक एक साल का ड्यूरेशन तक दिया है गवर्नमेंट ने टू एनकरेज एनुअल रिटर्न फाइलिंग एज मच एज पॉसिबल। अब फिर भी लोग नहीं कर पा रहे हैं रिटर्न, और उसके बहुत सारे रीजंस है। कुछ लोग अवेयर नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वे ईपीआर में रजिस्टर्ड है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, और मान लीजिए प्रोक्योरमेंट का कोई इंपोर्ट आ रहा है और वो पोर्ट पे रुका हुआ है, एंड द रिक्वायरमेंट इज फॉर ईपीआर इंपोर्टर सर्टिफिकेट, right? And if they do not get a right, they do not include right people in the conversation, and they do not get right person to give them a direction, a consultant, तो होता है क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन हो गया एंड देन दैट पर्सन लेफ्ट और वो हैंड ओवर नहीं हुआ है सर्टिफिकेट। तो कंपनीज आर नॉट अवेयर, या कंपनीज ने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किए, हर बंदे ने अपने हिसाब से फिर से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब इस वजह से क्या होता है, कंपनीज कंफ्यूज्ड है कि कौन से अकाउंट पे रिटर्न फाइल करना है, इस टाइम पे रिटर्न फाइल करना है, कौन सा डेटा कहाँ पर सबमिट होगा, इसके चलते रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है। और ये बात कहना कि डेडलाइन फिक्स है वो सही है, बट सब्जेक्ट टू जब तक वो सीपीसी भी एक्सटेंड नहीं करता या मिनिस्ट्रीज को एक्सटेंड नहीं करता। दूसरा सवाल आपका इसी में था कि जो डेटा है या आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये रिटर्न टाइम पे फाइल करने की, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। आपका फोकस था डेटा, डॉक्यूमेंटेशन या फिर पोर्टल ग्लिचेस, राइट? सो सबसे पहला ही जो बेस है, जो फाउंडेशन है, दैट इज डेटा। आप इसमें जो पूरा काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट डेटा रिपोर्टिंग। होता क्या है कि कंपनीज, हर कंपनी का अपना अकाउंटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है और सब अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। कहीं पर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे डू नॉट डू स्टॉक अकाउंटिंग्स, अभी वो स्टॉक अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको यही नहीं पता है कि उनके बुक्स में क्वांटिटी नहीं है। हो सकता है यस कहीं और ऑडिट्स के लिए डेटा प्रिपेयर्ड है, पर वो बुक्स के साथ अलाइन नहीं है, उनके इनवॉइसेस के साथ अलाइन नहीं है वो डेटा। तो इस वजह से मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लाने में बहुत दिक्कत आती है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो कंपनीज बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि सैप या रैम को यूज़ करते हैं, तो हम मल्टीपल मास्टर से डेटा एक रिपोर्ट के अंदर लाना और उसको अरेंज करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो यहीं पे एक अच्छे कंसल्टेंट का रोल आता है कि वो गाइड करे और वो सब तरह का सोल्यूशन दे पाए। वो आपको टेली से कैसे डेटा लाना है, आपके मल्टीपल सोर्सेज एक्सेल फाइल से कैसे डेटा लाना है, या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर जैसे सैप और रैम को भी है, तो वो आपकी सैप टीम और रैम को टीम के साथ बैठकर आपके लिए वो कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करा सकता है कि आपका डेटा कलेक्शन बहुत इफेक्टिव और फास्ट हो जाए। नहीं तो होता क्या है कि कंपनीज 6-6 महीने तक ये डेटा कलेक्ट करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और इस वजह से डेडलाइंस मिस होते हैं। डेटा एक बार प्रिपेयर भी हो जाता है और आप लास्ट डेट तक अगर डेटा प्रिपेयर करते हैं, तो हमने देखा है कि जो लास्ट मंथ होता है या लास्ट 15 डेज होते हैं, उनमें पोर्टल पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पोर्टल वो ट्रैफिक नहीं झेल पाता है, तो उसका डाउन टाइम बढ़ जाता है, और साथ में डाउन टाइम बढ़ते ही पोर्टल पर ग्लिचेस भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ है कि रात को 11 बजे अगर हम किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोई कंपनी कर रही थी 11 बजे, तो रात को 11:30 पे भी हमारे पास फ़ोन आते हैं डेडलाइन वाले दिन कि हमने सब कुछ कर लिया है, बस हम रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। तो ये इश्यूज आते हैं लोगों के साथ, और इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि एटलीस्ट डेडलाइन का आप वेट ना करें। मार्च आपकी एंडिंग पे आपकी बुक्स क्लोज होती है, बाय अप्रैल यू कैन प्रिपेयर योर डेटा इजीली अगर आपके पास सब कुछ वेल सेटल्ड और वेल प्लान्ड है, एंड फाइल योर रिटर्न मैक्सिमम बाय 15th of May। आप 30 जून का वेट मत करिए। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमेंट कंपनी जिनके साल के 1 से 1.5 लाख इनवॉइस होते हैं, हाउ डू दे कंप्लाई विद द डेडलाइन? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो अभी जो सीमेंट का पीडब्ल्यूपी पोर्टल है, जहाँ पर को प्रोसेसिंग के अगेंस्ट उनको क्रेडिट्स अवॉर्ड होते हैं, पहले ये जो पोर्टल था इसके ऊपर जीएसटी वैलिडेशन का फीचर नहीं था। इसमें होता क्या है कि पोर्टल आपसे इनवॉइस मांगता है, इनवॉइस अपलोड करते हैं, आपके इनवॉइस के ऊपर वो क्यूआर कोड ढूंढता है। ये जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड जनरेट होता है जीएसटी पोर्टल से। इस क्यूआर कोड के अंदर आपके जीएसटी डिटेल्स और उस इनवॉइस से रिलेटेड कुछ मेटा डेटा होता है। ये मेटा डेटा आपने जो सेल की एंट्री करी थी उससे क्रॉस चेक होता है। अगर ये मैच होता है तो ही आपकी इनवॉइस चढ़ पाती है और तो ही आपकी क्रेडिट क्लेम हो पाते हैं। ये फीचर पिछले साल तक नहीं था। तो कुछ कंपनीज जो हमारी नॉलेज में है, बहुत सारे ऐसे सीमेंट कंपनीज थे, प्लांट्स थे, जो साल भर का डेटा 2 या 3 एंट्री में चढ़ाकर और अपने क्रेडिट क्लेम कर लेते थे।
तो उनको वो टास्क बहुत बड़ा लगता नहीं था। Okay. पर हम हमेशा 100% कंप्लाइंस पे फोकस करते हैं। तो हमने शुरू से ही हमारे सिस्टम्स कुछ इस तरह प्रिपेयर करें कि एक एक सेल की एंट्री होगी पोर्टल पर और एक एक इंडिविजुअल इनवॉइस अपलोड होगा। इस वजह से जब आज जीएसटी वैलिडेशन का मैकेनिज्म आया है, जिसकी वजह से अब लोगों को, कंपनीज को दिक्कत आ रही है अपने कंप्लाइंसेस पूरे करने में। तो अगर आप मैनुअली करने बैठेंगे तो मेरा रफ एस्टिमेट है पर एंट्री विद इनवॉइस अपलोडिंग इट विल टेक समवेयर अराउंड 30 सेकंड्स। हमारा सिस्टम पूरा काम कर देता है 1.1 सेकंड के अंदर। All right. तो हमारे जो इंटरनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं वो बहुत ही फास्ट हमने कर लिए हैं विद टाइम। ऐसा नहीं है कि जब हमने शुरू किया था तब से ही वो फास्ट है, बट हमारे कभी भी R&D रुका नहीं है और हम इसको कितना हमारा टेक फास्ट कर सकते हैं ताकि अगर कोई हमारे पास लास्ट मोमेंट पे भी आता है तो हम उनकी हेल्प कर सकें कि वो अपने डेडलाइन मीट कर सकें। पर अगर कोई कोशिश करेगा खुद से मैनुअली करने का या फिर बॉट्स वगैरह यूज करने का, सीपीसीबी का जो खुद का बॉट है वो भी अब सपोर्ट नहीं करता बिकॉज फील्ड्स चेंज हो गई है और बॉट अपडेट नहीं किया है सीपीसीबी में, तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉब्लम्स आएगी। और आई बिलीव वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट जो आपका काम बहुत जल्दी करेगा। All right. तो जो नए रूल्स आए हैं, PIBO नेम, QR कोड, CPCB टेस्ट रजिस्टर नंबर, क्या इंडस्ट्री उसके लिए रेडी है? सो ये जो लिखने रिक्वायरमेंट्स है ये बहुत पहले से थी। जब अमेंडमेंट्स आए थे तभी ये बहुत क्लियर कर दिया था सीपीसीबी ने कि आपको क्या क्या चीज़ें लेबल करनी है। हालांकि वहाँ पे एक लास्ट डेट नहीं थी। अभी रूल 1 इंक्लूड हुआ और उसके अंदर सीपीसीबी ने प्रोविजन दिए हैं अगर कोई इंग्लिश में इतना बड़ा कुछ प्रिंट नहीं कर सकता सो दे कैन यूज QR कोड्स, बार कोड्स और दे कैन कैन गेट अ यूनिक नंबर इशूड अंडर एनी लॉ जहाँ पर ये सारी डिटेल्स उसके अगेंस्ट आपने दी हुई है। ये इंफॉर्मेशन आप ये छोटी चीज़ों में लगाकर कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूँ क्या कंपनीज इसके लिए रेडी है या क्या इंडस्ट्री इसके लिए रेडी है, तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रिंटिंग जो होती है वो होती है रोल्स के बेसिस पे। तो एक रोल जो है वो 25-30 हज़ार का होता है और अगर किसी के 140 रोल है, 400 रोल है, तो दैट्स अ मेजर फाइनेंशियल इम्पैक्ट। और सिंस ये एक डेडलाइन आ गई है कि अगले महीने बाय 1st of July यू हैव टू इंश्योर कि आपका लेबलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट फ्रॉम 1st of July। और हमने देखा है कि पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड, नंबर 1 बिकॉज बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स आ जाते हैं। तो पहले ये फाइनेंसेस क्लियर होना, पुराना स्टॉक क्लियर होना, अगले नए ऑर्डर की साइकिल आना और जब इन चीज़ों पे नया वापस रूल्स बनना और प्रिंटिंग होना, इट विल टेक समवेयर अराउंड 5 to 6 months फॉर होल इंडस्ट्री टू कम अप विद दिस लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। हालांकि कुछ कंपनीज हैं जो शुरू से ही दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस पॉइंट। as soon as they got registered they started printing all the required labeling on their products, right? बहुत सी जगह हमने ये भी देखा है कि ऑन द मटेरियल इटसेल्फ QR कोड, बार कोड, ऐसी चीज़ें प्रिंट करना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो इंडस्ट्री के बहुत अलग अलग चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस को भी टेकल करवाना एक कंसल्टेंट का रोल है। तो जो भी आपका कंसल्टेंट हो वो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए तैयार। Okay, so sector-wise EC rate का structure 2900, 5000 and 7900 per ton. क्या आपको लगता है यह फेयर स्लैब है अक्रॉस पैकेजिंग टाइप? देखिए ये जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के जो फिगर्स आपने बताया मेरे को, तो अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज 2900, 5000, 7900 फॉर 3 and 4, तो ये जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के फिगर पे जब सीपीसीबी आई है इसके पीछे पूरी मैथ्स। तो दे हैड मीटिंग विद ऑल द रिसाइकलर एसोसिएशंस जहाँ पर डिस्कशन हुआ कि एक रिसाइकलर के पास प्रोडक्ट आने में, वो प्रोडक्ट रिसाइकल होने में और प्रोडक्ट सेल होने में कितना खर्चा आता है और तो रिसाइकलर को कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या फिर अगर गवर्नमेंट रिसाइकलिंग कराएगी आगे रह के, अगर कोई कंपनी नहीं कराती है तो गवर्नमेंट को क्या खर्चा बचेगा। उन कैलकुलेशंस का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और
तो अभी तक ये है कि जो बात आपने ये बताई कि क्या इंडस्ट्री इसके लिए हैप्पी है या उनको ये फेयर लगता है, जिनको ये फेयर नहीं लगता है दे आर ऑलरेडी इन कोर्ट and they have already reached out to courts regarding this keeping of EC. ओके, ऑलराइट। सो आपको लगता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके पास इनफ सपोर्ट है कि वो डेडलाइन मीट कर पाए, या सिर्फ लार्ज इंडस्ट्री को ही बेनिफिट? So देखिए, सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो सारी SOPs, पोर्टल पे पूरी ट्रेनिंग, मल्टीपल मीटिंग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू अवेयर कर दिया है। उसके बाद ये हुआ सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी इट इज मेड वेरी क्लियर टू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स टू एंश्योर कि उनके एरिया में जितने रिसाइकलर हैं, जितने पीबो हैं, दे गेट देमसेल्फ रजिस्टर एंड फाइल देयर रिटर्न्स। और इस पे CVs की जिम्मेदारी है कि वो हेल्प करें सभी स्टेक होल्डर्स की। इसके बाद भी अगर कोई नहीं कर पाता है, सो दे नीड टू देन गेट अलॉन्ग विद ए गुड कंसल्टेंट। आपको भी पता है, जब आप टैक्स की बात करते हैं, राइट, तो आपको भी पता है सारे नियम, आपके सामने पोर्टल है कहाँ पे टैक्स फाइल करना है। बट स्टिल अगर आपको फाइलिंग में दिक्कत आती है तो यू रीच आउट टू अ कंसल्टेंट और अ सी फॉर गेटिंग द हेल्प। सेम यहाँ पर चलता है। अब ये बात होना कि छोटे लोगों के पास वो सपोर्ट है कि नहीं, या सिर्फ रिच लोगों के पास ही सपोर्ट है, तो अगर हम हमारी बात करें तो वी हैव quite diverse portfolio. We are helping out very small recyclers with let's say 80 metric ton capacity per year, to a large recycler who has 18,000 metric ton capacity, to a cement company who have 80,000 metric ton of capacity, right? So this is the spectrum we are serving to. So support to available hai, it's just that they need to reach out, or they can meet their deadlines and they can fulfill, they can be 100%. So thank you so much, Sanand. It's very helpful, all the information. Thank you. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट वीडियो जहाँ पर हमने डिस्कस किया एनवायरमेंटल कंपनसेशन, एनुअल रिटर्न और मार्किंग लेवल रिक्वायरमेंट्स PWMR की। आने वाले सीरीज में हम बात करने वाले हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टायर और यूज्ड ऑयल की भी, जिसके लिए मेरे कलीग्स आपके साथ ऐसी ही सिंपल भाषा में ये पूरे कंप्लाइंस को ओपन आउट करेंगे। तो बने रहिए क्लाइमेटो TV पर। मैं सानिक गुप्ता, signing out from Climato TV. Thank you so much for interest, time. Make sure अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें। आपके कुछ सवाल अभी भी अनआंसर्ड रह गए तो कमेंट करें। इस वीडियो को अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।